जय हिंद बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10वीं कक्षा का भूगोल का पहला चैप्टर का जो भी अंदर का टॉपिक था उस चैप्टर के भीतर का हम लोगों ने उसका डिस्कशन किया। आज के वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है, कारण बताए, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज के वीडियो में हम लोग केवल अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय को रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग कारण बताए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को रखेंगे। तो अभी बस इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपको नॉलेजेबल लगता है, आपको इससे जानकारी प्राप्त होती है तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी अच्छा से अच्छा जानकारी ले सके। उसके बाद वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक के तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि पहला चैप्टर के प्रश्नों का उत्तर हम लोग कैसे दें। तो जैसे पहला चैप्टर है संसाधन विकास और उपयोग, इसके अति लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न है संसाधनों के वर्ग कौन कौन हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। आप लोग चाहें तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर एक शब्द, दो शब्द या एक से अधिक शब्दों, मतलब कहने का एक लाइन या दो लाइन में भी लिख सकते हैं, पर एक लाइन दो लाइन से ज़्यादा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, अधिकतर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर नहीं होता है। हम लोग अधिकतर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर केवल एक शब्द, दो शब्द या फिर एक से दो लाइन के अंदर में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों को आंसर जैसे लगे उस तरह से बेहतर हम उसको भी बताएंगे, आप लोग वैसे लिख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है संसाधनों के वर्ग कौन कौन है। तो संसाधनों के मुख्यतः दो ही वर्ग है। पहला वर्ग है मानवकृत संसाधन और दूसरा वर्ग है प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद दूसरा प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन 3 बार हुआ था। एक प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। सभी पृथ्वी सम्मेलन जितनी भी बार हुए सभी के बीच 5-5 साल का अंतराल रहा है। तो आप लोगों को पता हो गया कि पृथ्वी सम्मेलन कब कब हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले वीडियो के अगले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा लघु उत्तरीय का, खनिज भंडार कब संसाधन बनते हैं, इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। तो खनिज भंडार किसको कहा जाता है। पृथ्वी के नीचे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे उपयोग के लिए हैं, पर हम लोग उसके उपयोग के बारे में जानते नहीं हैं। जो लोग भी इसके बारे में जानते हैं वो लोग वहाँ से खनिज को निकालते हैं। निकालने के बाद वहाँ पे बहुत सारा मशीनरी लगाया जाता है, निकालने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद उन खनिजों को निकाल करके परिष्करण किया जाता है, मतलब छटैया किया जाता है कि कौन उपयोग के लायक है और कौन उपयोग के लायक नहीं है। जो उपयोग के लायक होते हैं उनको रख लिया जाता है और जो उपयोग लायक नहीं होते हैं उनको छांट करके हटा दिया जाता है। तो जो भी उपयोग के लायक होते हैं उन सभी को फिर दिमाग लगा करके उसको कैसे उपयोग में लाया जाए, ये इस प्रकार से इंसान अपना दिमाग लगा करके उसको अपनी दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग में लाता है। तब हम ऐसा कह सकते हैं कि खनिज भंडार संसाधन बनते हैं। क्योंकि खनिज भंडारों में से खनिज निकाल करके उसको उपयोग में इंसान अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने उपयोग में लाता है। प्रकृति के द्वारा हमें देते दिया जाता है, पर वह जैसे के तैसे ही पड़ा रह जाए अगर इंसान उसका उपयोग न करे तो। इसीलिए जिम्मरमैन साहब ने भी कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते हैं। मतलब केवल रख देने मात्र से या फिर हमारे पास होने मात्र से वह संसाधन नहीं बन जाता है, बल्कि जब हम उसका दिमाग लगा करके उसको अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में, यानी कि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए लगाते हैं, तब जाकर के हम ऐसा कह सकते हैं कि वह संसाधन बन पाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि खनिज भंडार कब संसाधन बन पाते हैं और इन्हें किस वर्ग में रखा जाता है। तो इन्हें मानवों के द्वारा ऐसा किया जाता है, इसीलिए मानवकृत संसाधन के अंतर्गत रखा जाएगा। पहला प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। अब दूसरा प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नवीकरणीय संसाधनों के कोई 2 उदाहरण दे। तो इसमें केवल उदाहरण देने के लिए कह रहा है, लेकिन हम लोग इसको दूसरे प्रकार से भी लिखेंगे। जैसे कि इसका उत्तर लिखना हो तो सबसे पहले हम लोग नवीकरणीय संसाधन का परिभाषा लिखेंगे। ओके, अब परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे। तो परिभाषा हम लोग लिखेंगे
ऐसा संसाधन जो खत्म होने के बाद जिसकी प्राप्ति हम पुनः कर सकते हैं, फिर से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कि हवा हो गया, जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, इन सारे चीज़ों को हम लोग खत्म होने के बावजूद फिर से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। पूरा परिभाषा लिखने के बाद फिर नीचे में आप जैसे यानी कि उसका उदाहरण लिखें। तो यहाँ पर 2 उदाहरण कह रहा है, तो आप वायु या जल या फिर आप चाहे तो सौर ऊर्जा भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारा होता है जिसमें से आपको केवल 2 ही लिखना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानवकृत किन्हीं 4 संसाधनों के नाम लिखे। मानवकृत संसाधन क्या होता है, सबसे पहले उसको समझेंगे, फिर इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मानवकृत संसाधन। मानवकृत संसाधन तो ऐसा संसाधन जो इंसानों के द्वारा, मानवों के द्वारा बनाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? मानवकृत संसाधन कहेंगे। जैसे कि घर हो गया, गाड़ी हो गया, रेलगाड़ी हो गया, वायुयान हो गया, ये आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, ये भी मानवकृत संसाधन हो गया। जिस मार्कर से हम लोग लिख रहे हैं, ये मार्कर भी मानवकृत संसाधन हो गया। ये शर्ट मानवकृत संसाधन हो गया। यानी कि जो भी इंसानों के द्वारा बनाया गया हुआ है, ये सारा संसाधन कौन सा संसाधन कहलाएगा? तो मानवकृत संसाधन कहलाएगा। तो ऐसा 4 उदाहरण आप अगर परिभाषा समझ लेते हैं, किसी चीज़ के बारे में समझ लेते हैं, तो उसके बारे में उदाहरण देना आपके लिए एकदम आसान हो जाता है। और अगर आप परिभाषा के साथ उदाहरण भी खुद से अगर बना पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, मतलब आप एक आंसर भी अच्छा से लिख पाएंगे। चलिए अब अगले वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो जैव संसाधन क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? जैव संसाधन लिखेंगे। जैव संसाधन लिखने के बाद फिर इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? तो जैव संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जो हमें सजीव चीज़ों अर्थात जिनमें प्राण होता है उनसे प्राप्त होता है। जैसे कि जानवरों से हमें प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, अंडा प्राप्त होता है, उससे बहुत सारी और सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे घी हो गया, जैसे बटर हो गया, जैसे पनीर हो गया, ये सारा चीज़ हमें प्राप्त होता है। जैसे पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। अब फिर समझते हैं अजैव संसाधन को। तो अजैव संसाधन लिख करके फिर से डैश देंगे, फिर इसका परिभाषा लिखेंगे। अजैव संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जो हमें निर्जीव वस्तुओं अर्थात जिनमें प्राण नहीं होता है उनसे प्राप्त होता है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, इसमें प्राण नहीं है, इनसे हमें संसाधन प्राप्त हो रहा है क्योंकि इससे हमारी दैनिक आवश्यकता पूरा होती है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। ये मार्कर अजैव संसाधन हो गया, जैसे कि ये शर्ट अजैव संसाधन हो गया। मतलब इस प्रकार की कोई भी वस्तु, हम जिस फ़ोन से अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये सारे फ़ोन, हेडफोन, ये सारा चीज़ मानवों के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाया गया हुआ है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है? अजैव संसाधन है। मतलब निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है, मानवों के द्वारा बनाया गया है पर निर्जीव चीज़ों से प्राप्त हो रहा है, इसलिए ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? तो इस प्रश्न का उत्तर लगभग हम लोग पिछली बहुत सारी जो वीडियो आई थी 2, 3, 4, उन सभी वीडियो में थोड़ा बहुत इस पर डिस्कशन हुआ था। आज थोड़ा सा और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम लोग अपना जीवन सुबह से लेकर के बस एक दिन के रूप में अगर हम देखें, सुबह से लेकर रात तक, तो सुबह जब आप उठते हैं तो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जब जाते हैं तो कमोड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जग, बाल्टी, कुछ ही इसी प्रकार का सामान का उपयोग करते हैं। फिर आप दांत साफ़ करने के लिए ब्रश का उपयोग करते हैं, जीभ साफ़ करने के लिए जीभिया का यूज करते हैं। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट यूज करने के लिए आप बर्तन का यूज करते हैं, खाने पीने वाली जो वस्तु होती है उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर आपको स्कूल जाना होता है पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, किसी भी काम के लिए, तो आप साइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, या बस से जाते हैं, या किसी भी प्रकार
प्रकार की गाड़ी से जाते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं तो उपयोग करते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे घर के काम होते हैं, उन सारे कामों में जो हम लोग उपयोग करते हैं जिस वस्तुओं को, वो सारा चीज़ संसाधन है। हम लोग सोने जाते हैं, जिस चीज़ पर सोते हैं, वो सारा चीज़ संसाधन है। मतलब अगर हम लोग इमेजिन करें इस बात का कि ये सारा चीज़ अगर हमारे पास अब न हो, इन सब चीज़ों को हमारे जीवन से अगर एकदम से हटा दिया जाए तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? लगभग नर्क सा बन जाएगा हमारा जीवन। इतना कष्टदायक हो जाएगा हमारा जीवन कि हम लोग अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ढंग से जी नहीं पाएंगे। पहले के ज़माने में जैसे लोग जी लिए वो तो जी ही लिए, लेकिन अब हम लोगों को जीने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगा, क्योंकि जो गरीब होते हैं, गरीब से अमीर बनने में बड़ा सुख मिलता है और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ अच्छी होती है। लेकिन जब कोई अमीर से गरीब बनता है तो उसको बहुत कष्ट होता है और शायद उसको जीना उस समय उसके लिए मुश्किल हो जाता रहता है। इस वजह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि संसाधन के बिना हमारा जीवन एकदम से अधूरा सा हो जाएगा। संसाधनों के बिना हम लोग अपने जीवन को सही ढंग से व्यतीत नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग ये भी प्रण करते हैं, अगर आप लोग चाहें तो ये प्रण कर सकते हैं कि अपने आपके पास जो भी संसाधन मौजूद हैं उन संसाधनों का सही उपयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये उपलब्ध हो पाए। नहीं तो आज हम उपयोग करके ख़त्म कर लेंगे तो सोचिए आने वाली पीढ़ी के लिए अगर यही सारी चीज़ें नहीं बचेंगी तो फिर उन लोगों का जीवन कितना बेकार हो जाएगा, उन लोगों का जीवन कितना कष्टदायक होगा, कितना कठिनाई से उन लोगों को अपना जीवन बिताना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ख़ास तौर से तो बिहार में बिजली और पानी का बहुत ही ज़्यादा बर्बादी होता है। आप चले जाइए बड़े बड़े शहरों में तो वहाँ पर मॉल्स में ऐसे ही लाइट्स जलते रह जाते हैं। आप गली में जाइए तो वहाँ पर आपको गली में कुछ नल आपको टूटे फूटे मिल जाएंगे जिसमें से पानी निकल रहा है, पर किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता है। पर यही चीज़ मुंबई वालों से पूछिए, कर्नाटका वालों से पूछिए कि पानी उनको कैसे उपलब्ध हो पाता है, तो शायद आपको पानी का महत्व पता हो सके या फिर बिजली का महत्व पता हो सके। इसलिए आज से हम लोग ये भी प्रण करते हैं कि हम लोग के पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उनका इस प्रकार से उपयोग करेंगे कि हमारा काम भी निकल जाए और आने वाली पीढ़ी पर भी कुछ असर न पड़े, उन लोगों के लिए भी हम कुछ संरक्षित रख सके। तो इस वीडियो में अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर पर डिस्कशन हो चुका है। सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग आसान से आसान भाषा में समझ चुके हैं, उसको आप लोग लिख भी सकते हैं आसान भाषा में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कारण बताएं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर पर हम लोग बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक बटन दबाने से कुछ नहीं जाता, पर आपके एक बटन दबाने से हम लोगों को इतना प्रोत्साहन मिलता है कि हम लोग अपने आप को मजबूर हो जाते हैं कि और इससे ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाते हैं एकदम आसान से आसान भाषा में, कि आप लोगों का प्यार हमें मिल सके, ताकि आपके लिए भी हम कुछ कर सके और अपने लिए भी कुछ कर सके। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। तो बच्चों, आप लोगों से वीडियो की क्वालिटी इतनी ख़राब होने की वजह से मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आज अकेला था मैं, मेरा पार्टनर मेरे साथ आज नहीं थे और कुछ बातों से मेरा माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा था। ऊपर से ऑफलाइन बैच का टाइम हो चुका था। उससे पहले मैंने एक बार जब वीडियो ट्राई किया था तो उस समय मुझसे एक और मिस्टेक हो गया था। क्या, लगभग 12-13 मिनट का वीडियो मैंने जब शूट कर लिया, उसके बाद जब वहाँ पे जाकर के देखता हूँ कि वीडियो कैसा है तो पता चल रहा है कि वो तो वीडियो नहीं बल्कि फ़ोटो पे मैंने क्लिक कर दिया हुआ था। तो एक टाइम मेरा वो चला गया और दूसरा फिर से जब वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया तो उस समय मैंने क्वालिटी पर ध्यान दिया ही नहीं और थोड़ा सा क्वालिटी वीडियो का ख़राब हो गया। इस वजह से आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। पर वीडियो इतना नॉलेजेबल ज़रूर है कि आप उसको सुन करके भी आप इतना नॉलेज गेन कर सकते हैं कि उसमें जो कुछ भी बताया गया है उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। क्योंकि मैंने बोर्ड पर उस समय कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस थोड़ा बहुत लिख करके कि जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानवकृत संसाधन, बस सिर्फ इतना चीज़ों को मैंने लिखा है और उसमें परिभाषा कैसे लिखना है इसको मैंने समझाया है। तो
वीडियो क्वालिटी ख़राब हो गई, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा दिमाग भी डिस्टर्ब था, ऑफलाइन बैच का टाइम होता जा रहा था। मैंने सोचा कि अगर इस वीडियो को अभी छोड़ते हैं मतलब कि लगभग मेरा 1 घंटा बर्बाद हो जाता। और याद रखिएगा बच्चों, टाइम यानी कि समय बहुत मूल्यवान है, बहुमूल्य है, इनको बिल्कुल भी नष्ट ना करें। आप अगर पढ़ाई करते हैं तो मन से पढ़ाई करें, खेलते हैं जिस समय उस समय एकदम मन से खेलिए, जो कुछ भी करते हैं मन लगा करके कीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि टाइम का सही उपयोग करें, यानी सदुपयोग करें। टाइम का अगर आप सही उपयोग करेंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। टाइम का अगर उपयोग नहीं कर पाएंगे तो फिर टाइम आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य है, कीमती है। इस वजह से मैंने सोचा कि इस मेहनत को ऐसे ही बेकार नहीं जाने देता हूँ, इसलिए मैंने उसी वीडियो को लेकर के और साथ में इस वीडियो को अटैच करके डाल रहा हूँ। वीडियो क्वालिटी के लिए एक बार ख़राब वीडियो क्वालिटी होने के कारण एक बार फिर से क्षमा चाहता हूँ, पर आप लोगों को नॉलेज ज़रूर मिलेगा, आशा करता हूँ। जय हिंद बच्चों।